हेलो एंड वेलकम बैक। हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय सेमीकंडक्टर फिजिक्स, जो कि कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स की बीटेक फर्स्ट ईयर का फिजिक्स का पेपर होता है। तो हमने इससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें समझ रखी हैं सेमीकंडक्टर फिजिक्स में, और आज हम अगेन क्वांटम मैकेनिक्स की बात पे आएंगे। और आज आपके लिए हमारे पास जो टॉपिक है वो है पैराबोलिक नेचर ऑफ ई के कर्व। ई के कर्व के लिए हमारा एक पैराबोलिक नेचर होता है। तो एक हम पढ़ेंगे सबसे पहले फ्री इलेक्ट्रॉन अप्रॉक्सीमेशन के तहत, और फिर हम इसको धीरे धीरे इम्प्रोवाइज़ करेंगे। तो फ्री इलेक्ट्रॉन अप्रॉक्सीमेशन के तहत हम ये पढ़ेंगे कि जो हमारा ई के कर्व होता है, एनर्जी एंड के कर्व, के इज़ द मोमेंटम, कैसे होता है हम लोग देखेंगे। और फ्री इलेक्ट्रॉन अप्रॉक्सीमेशन क्या होता है उसके तहत हम इसको पढ़ेंगे। तो बच्चों ऐसा होता है कि जैसे जैसे फॉर एग्जांपल हम एक सिचुएशन माने, जैसे हमारे पास पोटेंशियल है, इस तरह का पोटेंशियल प्रोफाइल है, ये हमारा ई वैक्यूम है। मान लो कोई लेवल है, कोई एनर्जी लेवल है, और इसकी जो वैल्यू है वो ई नॉट है, सपोज हमने कहा। तो अब हम इसको हटा देते हैं, हम इसको हटा दें, इस चीज़ को ना बनाएं, और हम इस वैक्यूम को भी हमें कोई ज़रूरत नहीं, तो हम इसको भी ना बनाएं। तो सिंपली हम कहें कि हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन है जो किसी पोटेंशियल सिचुएशन में है, और इस तरह से ये उसकी वैल्यू है। और मान लो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो ई के है। हम मान लें कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है जब वो उस पोटेंशियल ट्रैप में है तो उसकी एनर्जी ई के है। तो ऑलरेडी उसकी पोटेंशियल एनर्जी ई नॉट है, हमने पोटेंशियल एनर्जी ई नॉट माना है, और उसकी जो काइनेटिक एनर्जी ई के है। तो अगर हम ई नॉट से ई के जोड़ दें तो हमारे पास टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, ई नॉट प्लस ई के। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास अगर एक ऐसा सिचुएशन है, पोटेंशियल वेल है, जहाँ इलेक्ट्रॉन एक ई नॉट पोटेंशियल वाले वेल में है और उसकी एनर्जी ई के है, तो ऐसी स्थिति में उसके पास जो एनर्जी होगी, टोटल एनर्जी, वो होगी ई माइनस ई नॉट। ओके, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी निकलेगी, टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। इस तरह का हमारे पास एक फार्मूला निकल के आ जाएगा। तो हम ये कह रहे हैं कि हमारा एक पार्टिकल है जिसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो ई माइनस ई नॉट है, वेयर ई नॉट इज़ द पोटेंशियल एनर्जी। अगर आपने इस पोटेंशियल एनर्जी वाले इस वैल्यू को जीरो मान लिया है, जीरो मानने का मतलब है आप ये कह रहे हो कि पार्टिकल पूरी तरह से फ्री हो जाएगा। अगर नियर टू फ्री या पूरी तरह से फ्री है, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, ई के और ई बराबर हो जाएगा, जो कि हमने अब जो लेक्चर नंबर 3 था उसमें हम लोगों ने यही करके अपनी एनर्जी वैल्यू निकाली थी। बट हम मान लेते हैं ई नॉट क्यों जीरो करें, कहीं आवश्यकता पड़े तो हम उसको यूज कर सके, इसलिए हम ई नॉट को जीरो अभी नहीं कह रहे। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में आप श्रोडिंगर इक्वेशन लिखोगे। तो आप लिखोगे द श्रोडिंगर इक्वेशन for the Schrodinger equation for this particle is, the Schrodinger equation for this particle is d2 psi by x की तरफ ले रहे हैं 2m by h क्रॉस स्क्वायर e के काइनेटिक एनर्जी psi इज इक्वल टू 0। या हम ऐसे लिख सकते हैं d2 psi ओवर dx स्क्वायर, इसको पूरा के स्क्वायर करते, के स्क्वायर साई बराबर 0, जहाँ पर के स्क्वायर इज 2m ई माइनस ई नॉट बाई एच क्रॉस स्क्वायर, ये लिखें, या 2m ई के बाई एच क्रॉस स्क्वायर, इस तरह से लिखें, इस तरह से लिख सकते हैं। ओके, ये हो गया हमारे पास। अब हम यहाँ पर क्या करें, इसका जो सोल्यूशन होगा, हम लोगों ने पूरा देखा था, उसके सोल्यूशन निकालने के तरीके क्या होते हैं। तो द सोल्यूशन इज, द सोल्यूशन विल बी, हम मान लें कोई वेव फंक्शन ए की पावर आई, ए की पावर आई के एक्स है, इस तरह का फॉलो। हाँ, ई इसलिए रहे, ई के अंदर साइन कॉस दोनों होते हैं, तो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है। तो अगर इमेजनरी पार्ट लोगे तो वही हमारा रिजल्ट आ जाएगा जो साई का साइन वाला था। साई लें, कॉस लें, इससे अच्छा एक ज़्यादा पॉपुलर तरीका ये है कि हम एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में ले लेते हैं। लेकिन इस पूरे एक्सप्रेशन में क्या है बच्चों, कि ये एक सिर्फ एक्स के साथ का वेरिएशन का शो कर रहा है। मोस्ट जनरल क्या होता है कि जो वेरिएशन होते हैं वो वेरिएशन हमारे एक्स में भी होते हैं
और यानी पोजीशन में भी होते हैं और टाइम में भी होते हैं। तो अगर हम टाइम को भी इन्वॉल्व करना चाहें, सपोज अगर हम इस इक्वेशन को फिर टाइम के साथ सॉल्व करें और सब पूरा टाइम के कंपोनेंट इसके अंदर डालें, तो अल्टीमेटली हमारा सोल्यूशन कैसा होगा। अगेन मैं कह रहा हूँ, हमको क्वांटम मैकेनिक्स की डिटेल जो है वो आपने पढ़ी नहीं है और हम पढ़ा भी नहीं रहे हैं अभी। हम सिर्फ उन इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स को यहाँ पर बता रहे हैं जिनका कि हम यूज करेंगे अपनी इन कोर्स के कंपोनेंट को समझने में। तो AE⁻IKX है। अब आप क्या करो, अगर आपको इसमें टाइम का कुछ रोल डालना है तो आप क्या करोगे, आई बाहर रखो, इसको ब्रैकेट में कर दो, इसको ω t आ जाएगा। जैसा कि वेव के लिए होता है kx माइनस ω t आपका यहाँ आ जाएगा। लेकिन ये जो ओमेगा होगा इसको हम कैसे निकालेंगे। अब इस ओमेगा को लिखोगे कि बाई प्लैंक रिलेशन E इजिकल टू होता है h न्यू, या हो सकता है h/2 न्यू, मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया, ये जाएगा h क्रॉस ओमेगा। सो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, E/h क्रॉस। ये फार्मूला हो गया ओमेगा का। हमारे पास फार्मूला क्या हो जाएगा, साई इजिकल टू AE⁻I KX माइनस E/h क्रॉस t, ये हो गया। तो अगर हम टाइम के साथ, प्लैंक के साथ ये सारे रिलेशन हम इसके अंदर इंक्लूड कर दें, अगर हम सबको इसके अंदर इन्वॉल्व कर दें, देन व्हाट विल वी गेट, वी गेट दिस पर्टिकुलर वेव फंक्शन। ये हमारे पास वेव फंक्शन आ जाएगा। अब अगर हमारे पास वेव फंक्शन आ गया तो हम ये कहेंगे, वेव फंक्शन में ये टर्म होता है kx माइनस E/h क्रॉस t, जो पूरा टर्म होता है जो i के साथ होता है, ये फेज टर्म होता है। और ये जो फेज टर्म होता है, ये जब वेव मूव करती है तो कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट होने का मतलब है x चेंज होगा, t भी उस हिसाब से चेंज होगा, लेकिन ये x और t कुछ इस तरह से चेंज होगा कि इनका प्रोडक्ट और इनके प्रोडक्ट का डिफरेंस है वो फिक्स रहेगा। तो फेज कांस्टेंट होने का मतलब है वेव चल रही है, x चेंज हो रहा है, टाइम भी चेंज हो रहा है, लेकिन ये फैक्टर जिस तरह से बढ़ेगा x बढ़ने के साथ, और ये फैक्टर जो बढ़ेगा टाइम बढ़ने के साथ, इन दोनों का जो डिफरेंस है ये हमेशा फिक्स रहेगा। तो हम कहेंगे जो वेव मोशन होता है तो फेज जो होता है दैट रिमेन्स फिक्स। तो अगर ऐसा होता है और जो बेसिक नेचर है वेव का, तो आप लिखोगे एज kx माइनस E/h क्रॉस t इज सम कांस्टेंट a। तो हम क्या करें, इसको डिफ्रेंशिएट कर दें, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स, इसको आप डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, k dx E/h क्रॉस dt इज इक्वल टू दिस, ये हो गया। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं k dx, इधर भेज दें E/h क्रॉस dt, तो ये हो जाएगा dx/dt E/k h क्रॉस। इसको कहा जाता है vp, इसे हम कहा जाता है फेज वेलोसिटी। दिस इज कॉल्ड द फेज वेलोसिटी, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, E/k h क्रॉस, ये आ जाएगी इसकी वैल्यू फेज वेलोसिटी की। ठीक है। अब लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में अगेन हम कहते हैं व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, मोर इम्पॉर्टेंट इज़ द ग्रुप वेलोसिटी रादर देन द फेज वेलोसिटी। अब कहोगे सर ऐसा क्यों कह रहे हो, अगेन आई विल से कि दिस इज अ काइंड ऑफ, क्या कह सकते हैं, ये भी एक रूल है क्वांटम मैकेनिक्स का, जिसमें हम कहते हैं ग्रुप वेलोसिटी इज एक्चुअल टर्म होता है जिसको हम इन्वॉल्व करते हैं अपनी मैथमेटिक्स में। तो ग्रुप वेलोसिटी के लिए क्या होता है, द ग्रुप वेलोसिटी इज, आप कहोगे सर फिर इसका क्या मतलब है, रखे रहो, अभी आगे इसकी ज़रूरत पड़ेगी तब आपको हम बताएंगे इसका क्या मतलब है। तो द ग्रुप वेलोसिटी इज, ये जो होता है ये हो गया आपका, इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं, इसको हम डिफाइन करेंगे कैसे, इसको हम डिफाइन करेंगे इससे 1/h क्रॉस dE by dk से। दिस अगेन हम सीधा फॉर्मूला यहाँ पर लिख दे रहे हैं आपके लिए कि अगर हम इसको इस तरह से, जैसे ये फेज वेलोसिटी था E/k h क्रॉस, बट ग्रुप वेलोसिटी जो होता है 1/h क्रॉस dE/dk होता है। तो अब मैं आपसे बता रहा हूँ कि इन द क्वांटम मैकेनिक्स what is more important, in quantum mechanics the more important is
द ग्रुप वेलोसिटी, बिकॉज द एक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो पार्टिकल के साथ वेव नेचर की होती है वो उसके ग्रुप वेलोसिटी के उसमें प्रेजेंट रहती है। और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इस ग्रुप वेलोसिटी को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम इस ग्रुप वेलोसिटी को dE/dk के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका मतलब है जैसे अगर हमारे पास ये x है, ये y है, हमारे पास कोई कर्व है और इस कर्व पे हमने एक लाइन इस तरह से ड्रॉ की, तो इस लाइन का जो स्लोप होता है ये हो गया dy, ये हो गया dx, तो इसका जो वेरिएशन है दिस इज द dy/dx, यू ऑल नो दैट। सो इस स्लोप को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको एक्स वाई प्लेन की आवश्यकता होगी, तभी आप सबसे अच्छे तरीके से dy/dx रिप्रेजेंट कर सकते हो। सिमिलरली वी वांट टू रिप्रेजेंट दिस ग्रुप वेलोसिटी, एंड टू रिप्रेजेंट दिस ग्रुप वेलोसिटी वी नीड dE, सो वी नीड सम e एक्सिस एंड वी नीड dk, वी नीड सम k एक्सिस, सो दैट हम dE/dk हमें मिल जाए। तो ये आपको खुद ही साफ साफ दिख रहा है कि अगर हम ग्रुप वेलोसिटी जैसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जो कि मैं कह रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है क्वांटम मैकेनिक्स के पर्सपेक्टिव से, उसको अगर रिप्रेजेंट करना है तो आपको E और K का एक प्लेन मानना पड़ेगा। इसीलिए हम हमेशा इंटरेस्टेड होते हैं EK डायग्राम में। दैट इज़ वाई वी आर मूविंग टू द EK डायग्राम। क्यों हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, जो कि हम नॉर्मल क्लासिकल मैकेनिक्स की चीज़ें हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में लेते हैं, हम यहाँ क्यों नहीं ले रहे हैं? बिकॉज इसका कारण ये है वाई वी आर इंटरेस्टेड इन द EK डायग्राम, दिस इज़ द रीजन, क्योंकि हम इस तरह की इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल रही है। तो एक तो ये तरीका हो गया, एक क्वेश्चन ये हो गया कि वाई वी नीड द EK डायग्राम। चलो एक चीज़ और देखते हैं। जब हम लोगों ने अभी जब इक्वेशन बना रहे थे तो एज k² बराबर क्या रखा था, 2m/h× E - E0 ये लिया था। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, आपके पास ऐसे लिख सकते हैं h× k×/2m = E - E0, so E = E0 + h² k²/2m, है ना? इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर E और K के बीच का जो कर्व है, E और K के बीच का जो कर्व है वो कैसा है? E और K के बीच एक कर्व इस तरह का है। अगर हमें थोड़ी देर के लिए हम इसको 0 मान लें, सपोज मान लो हमने E0 को 0 लिया है, तो आपका E क्या हो जाएगा? E हो जाएगा h² 2m k²। ठीक है, तो ये वैसा हो गया y = mx²। तो ये कैसा कर्व होता है? ये कर्व ऐसा होता है, इस तरह कर्व होता है। ये हो गया ax², सो y = ax²। तो सिमिलरली आप देखो E और K का ये जो रिलेशन है वो हमको, अगर हमने E और K का डायग्राम बनाया है, E और K का स्पेस लिया है, अगेन हम कह रहे हैं क्यों हम ले रहे हैं, बिकॉज हमने बताया है E K का स्पेस लोगे तो आप ग्रुप वेलोसिटी जैसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट को उस ग्राफ से शो कर सकते हो। तो उसी मोटिवेशन से हमने कहा अगर हम EK एक डायग्राम बनाए, EK प्लेन बनाएं, तो उसमें ये जो रिलेशन होगा वो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमने कहा ये जो चीज़ है ये तो एक पैराबोला से रिप्रेजेंट हो जाएगी। अब इसका सवाल क्या है, तो ये खाली ओरिजिन को शिफ्ट करेगा। अगर 0 रखोगे तो ओरिजिन 0 0 रखोगे, अगर आपने ये वैल्यू रख दी तो ओरिजिन आपका E0 पे शिफ्ट हो गया। अब इस चीज़ को ज़रा समझ लो तो आपका सारा काम आज के लेक्चर का ख़त्म हो जाएगा। जैसे अगर हमारे पास ये लेक्चर है, हमारे पास ये जो इक्वेशन इसको बनाना हो, तो मान लो ये हमारी इक्वेशन है ये। अब हमने कहा हमारी वैल्यू ये है, E0 ये वैल्यू है। अगर E0 ये वैल्यू है तो आपकी इक्वेशन इस तरह से बन जाएगी। तो आपकी ये इक्वेशन, तो किसी समय आपको लेना है वैल्यू को, तो आपने कोई K की वैल्यू है, यही चीज़ तो पैरेलल है, तो वही चीज़ यहाँ पर भी हो जाएगी। K की वैल्यू है, ये वैल्यू E0 है, और ये जो पूरा वेरिएशन है, ये पूरा वेरिएशन इसको शो कर रहा है। तो अगर हमने कोई K की वैल्यू चूज कर ली, इस K की वैल्यू करस्पॉन्डिंग हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी जिसकी वैल्यू होगी h× k²/2m, और ये इस वैल्यू में अगर आप ये वैल्यू जोड़ दोगे, E0 में ये वैल्यू जोड़ दोगे, तो आपके पास ये वैल्यू कितनी हो जाएगी,
यहाँ वैल्यू हो जाएगी एनर्जी बराबर ई नॉट प्लस दिस एच क्रॉस के स्क्वायर बाई 2m. So this is the motivation why we are interested in the EK diagram. EK डायग्राम के प्रति हमारी इतनी अगाध श्रद्धा क्यों है? क्योंकि हमने पाया है अभी इस पूरे विवेचना से कि अगर हम सच में इस पूरी मैथमेटिक्स को समझना चाहते हैं, इस क्वांटम मैकेनिकल इन्वॉल्वमेंट को इंक्लूड करना चाहते हैं, तो भैया हमें EK डायग्राम को ही अपनाना पड़ेगा। और EK डायग्राम में एनर्जी शिफ्ट होना और ओरिजिन शिफ्ट होना कैसे होता है, तो इन फॉर्मूले से हम देख सकते हैं। आप देख रहे हो कोई ऐसा कुछ नहीं है जहां हमें बहुत कुछ लगाना पड़े बुद्धि। हमने जितना 12 तक सीख लिया है, आपको जितना 12 तक आता है, बस उन्हीं चीज़ों को थोड़ा सा माइंडफुलनेस के साथ आपको यहाँ पर लिखना है। और ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कुछ बहुत हाई फाई सा कुछ। दिस इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड दिस इज़ वेरी सिंपल एट द सेम टाइम वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, चलिए फिर अगला अब हम लिखते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ द ब्लॉक थ्योरम।